हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। बालको, वैसे तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है, बट कुछ रिफ्रेशर में इन्होंने चैप्टर नंबर 2 के साथ ही इसको मर्ज कर दिया है, तो टेंशन नको। 2 के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है वो ये है, और एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का तो डिटेल्ड चैप्टर है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हो। शुरू करने से पहले आपको नोट चाहिए, टेंशन रखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा, आपको 10 मिनट में चैप्टर रिवाइज करना है, जल्दी में हो, ऊपर आई बटन में लिंक है, टेंशन रखो। और हाँ, नोट्स की बात आती है ना, तो ये नोट्स हमने खुद ने बनाए हैं। ये मेरी वो कॉपी है जिसके अंदर हम लोग नोट्स बनाते हैं, तो इसका प्रॉपर पीडीएफ वर्जन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कंपनी की। जनाब, ये कंपनी होती क्या है? सिंपल भाषा में, जब बहुत सारा पैसा लगता है और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसमें असीमित पैसा चाहिए होता है, असीमित प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए होता है, तो कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात आती है। अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें तो अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों के द्वारा बनाया गया एक समूह, फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस एक्टिविटीज, जो बनाया गया है ताकि उससे कोई व्यापार, कोई बिजनेस हो सके। हैज अ लीगल स्टेटस। देखो, दो बातें हैं यहां पर। पहले तो अपन ने क्या करा, लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी है भैया, सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि इसके मालिकों से इसकी पहचान बिल्कुल अलग है। आज रिलायंस इंडस्ट्री अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो अंबानी जी नहीं आ रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री खुद आ रही है। कोई जिए कोई मरे, कंपनी को कोई लेना देना नहीं होता है। सेकेंड चीज, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। क्या है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मेंबर्स, यानी कि वही परपेचुअल सक्सेशन है। कोई मर जाए तो डायरेक्टर है वही निमट जाए, उसके बाद कोई और डायरेक्टर बन जाएगा, पर ये कंपनी चलती ही रहेगी। समझ में आ गया? सो कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इट विल कीप ऑन गोइंग, ये चलती ही रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। कंपनी कैसे बनेगी, क्या कानून होंगे, क्या नहीं होंगे, ये इंडियन कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट, वो बताता है, जो भी रिसेंटली 2013 में अमेंड हुआ है, तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 याद रखना है। यही सारी चीजें गवर्न करता है। कोई भी इशू होता है तो कंपनीज एक्ट के तहत ही वो इशू सॉर्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलो आज आप और मैं मिलकर देखते हैं कि अगर मेरे को एक आइडिया आया है और हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स हैं उस कंपनी को बनाने में, और चैप्टर का पूरा फ्लो उन्हीं स्टेप्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है। सो इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ कंपनी, मुझे अगर एक कंपनी शुरू करनी है तो 4 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेज? 4 स्टेज होते हैं, आपकी कंपनी खुल जाती है। कौन कौन से? पहला स्टेज होता है प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन और चौथा कमेंसमेंट। कौन कौन से? मेरे साथ बोलो। पहला प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और चौथा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक और बार बोलो, काम आएगा ये बहुत ज्यादा। पहला प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन और चौथा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब एक एक करके शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले प्रमोशन की। आपके दिमाग में कीड़ा आना चाहिए, सर प्रमोशन किसका करें, अभी तो सामान ही नहीं बनाया आपने। तो ये जो प्रमोशन की स्टेज है ना, ये वो वाला प्रमोशन नहीं है जो आप और हम सोच रहे हैं। प्रमोशन मतलब जनरेशन ऑफ आइडिया। यहां पर जिस प्रमोशन की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? जनरेशन ऑफ एन आइडिया। एक आइडिया आना, या आइडिया पे आपका भरोसा आना। जब एक व्यक्ति, दो चार लोग मिलकर एक नया आइडिया सोचते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं प्रमोशन की स्टेज। कन्विंसिंग अ बिजनेस आइडिया और टेकिंग इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और उस आइडिया के बेस पर हम लोग एक कंपनी बनाने जा रहे हैं। ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं प्रमोशन का स्टेज। जैसे आज से कुछ समय पहले, मतलब करीब 1 साल पहले, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो डेडिकेटेडली सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए काम करे। बच्चे को नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कोई कोर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, इवन दो जो मोटी मोटी किताबें हैं उनसे छुटकारा चाहिए और पतली हेल्प बुक्स चाहिए, तो उसको इस कंपनी के थ्रू, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिल जाए। तो ये है मेरा आइडिया। अब इस आइडिया को मैंने 2-4 लोगों के साथ डिस्कस करा
तो जिन लोगों के साथ मैंने डिस्कस करा कि चलो अपन साथ में मिलकर करते हैं, उस स्टेज को बोलेंगे प्रमोशन। समझ में आ गया? और हम लोग जिन्होंने ये आइडिया लाया है या जो इस आइडिया को वैलिडेशन देके कह रहे हैं कि चलो साथ में करते हैं, उन लोगों को बोलते हैं प्रमोटर्स। क्या बोलते हैं बेटा? प्रमोटर, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज, ठीक है, नोन एज प्रमोटर, और द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनीज क्या कहते हैं? प्रमोटर। तो मैं कौन हूं? प्रमोटर, क्योंकि ये मेरा आइडिया है टू स्टार्ट सच सॉर्ट ऑफ कंपनी। ठीक है, अब ये प्रमोटर जो है ये करता क्या क्या है सर? बहुत सारे काम करता है। देखो मेन काम इसी का होता है। सबसे पहले ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता है कि क्या ऐसा कर सकते हैं, मतलब आइडिया तो इसी का है ना। तो बेसिकली यही दिमाग लगा रहा है कि क्या ऐसी कोई कंपनी खड़ी हो सकती है। ठीक है, अब एक बार एक आइडिया आया, उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि हाँ ऐसा काम हो सकता है। तो जो सेकंड काम जो करता है वो ये है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी को अगर सिंपल भाषा में बोले तो रियलिटी चेक। क्या होता है? रियलिटी चेक। रियलिटी चेक का मतलब आपने जो सोचा है क्या वो पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल होगा सर? इसमें 3 प्रकार की स्टडी आती है: टेक्निकल स्टडी, फाइनेंशियल स्टडी एंड इकोनॉमिक स्टडी। इन 3 पहलुओं के ऊपर रियलिटी चेक किया जाता है आपके आइडिया का। सबसे पहला टेक्निकल स्टडी, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है और क्या हम उस टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं, बना सकते हैं, जिसके बारे में ये बिजनेस आइडिया है। जैसे मैंने बोला कि मुझे 10G लाना है, अब क्या हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि अभी जब वो 4G 5G पे चल रहा है मैं कल के कल 10G खोल दूं? नहीं है, तो मेरा आइडिया फेल है, वहीं बंद कर दो। ठीक है, तो पहला काम क्या है, आप ये देखिए कि आप जो सोच रहे हैं क्या वो टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगर पॉसिबल नहीं है तो आपका आइडिया आइडिया नहीं है, वो सिर्फ ख्याली पुलाव है। जैसे मेरा ख्याली पुलाव है कि चलो प्लूटो पे जाके अपन बसाएंगे शहर। प्लूटो पे जाना क्या टेक्नोलॉजिकली आज पॉसिबल है? नहीं है। कब होगा पता नहीं, तो ये आइडिया फेल है। ठीक है, तो पहला क्या है, आप देखो कि क्या टेक्नोलॉजिकली आइडिया फिजिबल है। अगर है तो सेकंड देखो फाइनेंशियली, भाई क्या इसके लिए पैसा मिल जाएगा? जितना मैं पैसा सोच रहा हूं उतना पैसा कोई देने को तैयार होगा? और अगर होगा तो क्या ये ओके है, क्या ये नहीं है? यानी कि मैं सोच रहा हूं कि प्लूटो पर घर बसाएंगे, पर पर्सन 10,000 करोड़ रुपए लेंगे, कोई देगा? नहीं देगा। सीधी सी बात है। तो भैया खत्म हो गया गेम। तो उसको प्रोसेस को डेवलप करने के लिए जो पैसा चाहिए क्या वो आ सकता है या नहीं आ सकता? अगर आ सकता है और जितना पैसा आपको मार्केट से चाहिए उतना मिल जाएगा तो वेल एंड गुड है। नहीं मिलेगा तो आपका आइडिया यहां पर भी फेल हो जाता है। मान लो चलो ठीक है पैसा भी आ जाए। थर्ड, इकोनॉमिक स्टडी। इकोनॉमिक स्टडी मतलब कैन वी मेक मनी आउट ऑफ इट? मनी आउट ऑफ इट, कि क्या हम उससे पैसा बना पाएंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसे शुरू नहीं होता कि चलो शुरू कर देते देखेंगे बाद में पैसा बनेगा या नहीं बने। हर बार जब बिजनेस एक नया शुरू होता है उसमें कॉन्सेप्ट यही होता है कि खर्चा 10 रुपए लग रहा है तो बेचेंगे 15 पे, 5 रुपए का तो प्रॉफिट अपन रखेंगे। वो बात की बात बाद में है कि हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह में खर्चा बहुत ज्यादा कर देते हैं, बट प्रैक्टिकली जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो उसका हमेशा यही सोच होती है कि हम कॉस्ट से तो ऊपर बेचेंगे ना, जितने में बनाया उससे ज्यादा ऊपर बेचेंगे। तो क्या लोग खरीदने को तैयार? मैंने कहा कि भैया मैं हिमालय से पानी लेकर आऊंगा और एक बोतल को 20,000 रुपए की बेचूंगा। कोई 20,000 रुपए 1 लीटर पानी के देगा क्या? अरे नहीं देगा भैया, ज्यादा से ज्यादा 500,000 दे देते लोग, वो भी बहुत ज्यादा काला पीला पानी हो जाए तो। इसके अलावा नहीं देते। ठीक है, तो ये क्या है, ये इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका आइडिया इन तीनों फिजिबिलिटी रिपोर्ट के थ्रू ओके आता है कि हाँ हो जाएगा, तो ठीक है आप आगे बढ़ जाइए। और अगर नहीं होता तो यहीं पे अपने आइडिया को छोड़ो, सोचो कि चाय की टपरी पे या पान की दुकान पर आया हुआ कोई आइडिया था और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो मानते हैं कि हमारे प्रमोटर ने जो सोचा वो तीनों रियलिटी चेक में अप्रूव हो गया। ठीक है, सब कर लेंगे। तो तीसरा जो काम है जो हमारे प्रमोटर को करवाना पड़ता है वो है नेम का अप्रूवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेम अप्रूवल मतलब आपका नाम। जैसे मेरी कंपनी जो है, हमने खुद ने कंपनी रजिस्टर करा रखी है, उसका नाम है इंडेक्स एजुकेशन, इंडेक्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। क्या है? इंडेक्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरी कंपनी है जिसका डायरेक्टर मैं हूं।
तो हमने जब कंपनी रजिस्टर कराई तो एक ऐसा नाम हमें चाहिए था जो थोड़ा सजेस्टिव हो, भाई एजुकेशन है इसके अंदर, तो ठीक है हम पढ़ाते हैं, ये इस नाम से दिखता है, ठीक है, और अवेलेबल हो, ये बहुत जरूरी है। सोच के देखो, रिलायंस कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज खोली है, कोई और रिलायंस खोल ले तो नहीं खोल सकता ना। तो कंपनीज जो हैं वो यूनिक नेम की होनी चाहिए, वो ऐसे नेम की होनी चाहिए जो आज तक बाजार में अवेलेबल ना हो। इसलिए कंपनीज बहुत अजीबोगरीब नाम भी रखती है। ये वो नाम नहीं है जो कि आपको दिखेगा, जैसे अभी आप कौन से चैनल पे पढ़ रहे हो, दी गौरव जैन के नाम से, जबकि कंपनी का नाम क्या है, इंडेक्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम बेसिकली साइन करने के लिए होता है, इसके अंदर आप 50 तरीके के ब्रांड खोल लो, समझ में आ गया। तो अगला काम क्या है कि आपको नेम का अप्रूवल चाहिए, जो नाम आप रखना चाहते हो उस नाम का अप्रूवल होना चाहिए। अगर वो नाम आपका अप्रूव है, वो नाम अवेलेबल है, चेक कर लीजिए, तो ठीक है आप आगे बढ़ जाइए, और अवेलेबल नहीं है तो नए नए नाम सोचिए। हमने कम से कम 50 अलग अलग नाम लगाए थे, वो सब रिजेक्ट हो गए, फिर फाइनली ये नाम हमारा फाइनल हुआ था, ठीक है। इसके बाद है फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज टू एमओए। अब यहाँ दो शब्द हैं जो अलग अलग हैं, सिग्नेचरीज एंड एमओए। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सिंपल भाषा में आपकी कंपनी का पर्चा। जब कंपनी शुरू होती है तो एक पर्चा भरना पड़ता है, जिस पर्चे में क्या होता है, आपकी कंपनी का नाम हो गया, कितने लोग हैं, कितना पैसा है, वो सब कुछ लिखा होता है। इसको भी डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो ये पर्चे पे साइन करने के लिए कुछ लोग होने चाहिए भैया आपके पास। फॉर एग्जाम्पल मैं इकलौता बंदा कंपनी नहीं बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्राइवेट कंपनी बनानी तो मुझे एटलीस्ट 2 लोग चाहिए जो कि इस कंपनी के एमओए पे साइन करेंगे एज अ डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज। अगर मैं एक पब्लिक लिमिटेड बना रहा हूं, मुझे पब्लिक से पैसा चाहिए, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहा हूं, तो मुझे 7 लोग चाहिए जो मेरे साइन करेंगे एमओए पे। अब मैंने प्राइवेट बनाए हैं तो भैया मैं हूं और एक और व्यक्ति है, उन दोनों ने मिलकर साइन कर दिए, हो गया काम, ठीक है। तो यहां पर आपको ढूंढना है कि वो जो एमओए बनेगा उस साइन कौन करेगा। अभी तक आपने एमओए बनाना है नहीं है, सब कुछ लिखा नहीं है, बस आप देख रहे हो कि अच्छा भाई तू साइन कर देगा ना, तू भी डायरेक्टर है ना कंपनी का, आ जा। तो ये क्या हुआ, आपने फिक्स कर लिया कि ये लोग मेरे एमओए पे साइन करेंगे। अब ये एमओए बनाना है, मेरे को तो आता नहीं है, मेरे को तो बिजनेस चलाना आता ना भैया, मेरे को तो एक नई कंपनी को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है ये आता है, मुझे लीगल प्रोस्पेक्ट तो मेरे को नहीं आते। तो यहां पर जो अगला काम है वो ये है कि आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और बैंकर वैंकर सिलेक्ट करने के लिए काफी सारे प्रोफेशनल चाहिए। आपको सीए रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको लॉयर रखना पड़ेगा, आपको एक फाइनेंशियल लीगल एडवाइजर्स रखने पड़ेंगे, एक बैंकर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू आपके ट्रांजैक्शन होंगे। तो वो सारे काम आप नहीं कर सकते हो। तो आपका आइडिया हो गया, अब आपने लोगों से बात करी कि भाई मैं एक ऐसी कंपनी खोलना चाहता हूं, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे आपकी जरूरत है। जो आपका सीए होगा या जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होगा वो फिर आपको बताएगा ठीक है अपन को अगर आपको कंपनी खोलनी है तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लग रहे होंगे और ऐसे ऐसे आपको करना है। तो वो सारी डिटेल जो है वो आप नहीं करोगे, वो प्रोफेशनल्स करेंगे। मुझे नहीं पता भाई मेरी कंपनी में जो जो तामझाम हुए किस किस के पास जाके ओके करवाना पड़ा है, मेरे को नहीं पता। तो मैंने एक सीए रख रखे थे, एक क्या कहते हैं आपके सीएस रख रखे थे, तो उन लोगों ने अपना सारा काम संभाल लिया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना। अब आपने प्रोफेशनल को अपॉइंट कर लिया है तो क्या करना है, अगला काम डॉक्यूमेंट बनाइए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनाइए अलग अलग जो कि आपको चाहिए इन ऑर्डर टू रजिस्टर अ कंपनी। अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अभी सब ये प्रमोटर है वही सोच रहा है भैया नाम अप्रूवल चेक कर लिया, अब नाम अवेलेबल है, चलो एमसीए की वेबसाइट पे, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, और ठीक है तू साइन कर देगा, तुम लोग सीएवीए बन जाओगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करो ताकि हम अप्लाई करें और कंपनी शुरू करें। तो ये लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने हैं, एक है एमओए और एक है एओए। दोनों को समझते, दोनों बहुत आसान है। सबसे पहले पकड़ते हैं एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बोला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो ये क्या है, ये आउटर पब्लिक को आपकी कंपनी कैसी दिखेगी वो है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का एमओए जाके चेक करवा सकता है, ठीक है। आपको कंपनी की बेसिक डिटेल पता लग जाएगी, जैसे डायरेक्टर कौन लोग हैं, कहां पे रजिस्टर्ड है, कहां किस डेट को रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितनी कैपिटल है, कैपिटल में शेयर कितने, ये सारी चीजें जो है ना ये सब आपको उसके एमओए में दिख जाएगी। आउटर वर्ल्ड को आपकी कंपनी कैसी दिख रही होगी, जब कोई सर्च करेगा कि ये फलाना कंपनी है, इसमें कितने लोग हैं, कितने डायरेक्टर हैं, तो उनको क्या दिख रहा होगा, वो है कंपनी का एमओए।
ठीक है, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं, यानी कि जो दिखता है मैनेजमेंट को बाहर के लोगों को, वो है ये। ठीक है, ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव रखता है, उसकी पावर रखता है कि कंपनी क्यों बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है, कब बनाई गई है, कहां पर बनाई गई है, वो सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छा से कुछ भरोगे। इन शॉर्ट ये एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको फिल करना है। जैसा होता है ना आपका खाली फॉर्म है जिसमें इधर नाम लिखना है, इधर प्लेस लिखनी है, वैसा ये एमओ है। ठीक है, फिर वो फिक्स होता है सब कंपनियों का, जहां पर सारी चीजें होती है कि इसमें ये भरो, इसमें ये भरो, इसमें ये भरो, तो आप अपनी अपनी डिटेल्स में भरते हो और वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बन जाता है। ये बताता है कि आपका स्कोप ऑफ ऑपरेशन कितना है, यानी कि आप कितने बड़े लेवल पे काम करने जा रहे हो। ठीक है, एक चीज याद रखना, इसके अंदर ये भी होता है कि बेसिकली आपकी कंपनी जो है उसके पास पैसा कितना होगा। ठीक है, जैसे कंपनी के पास कितने के शेयर होंगे। ठीक है, कंपनी मान लो 10 लाख रुपए की कैपिटल लेके बनी है, तो उसमें 1 लाख शेयर हैं 10 रुपए ईच के। ठीक है, तो ये भी बताएगा कि कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा ला सकती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरी कंपनी है वो 10 लाख से ऊपर नहीं ला सकते, हमारी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 10 लाख से ऊपर की कभी कंपनी बनेगी नहीं। आप चाहे तो एमओए में अपडेशन करा सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि नहीं अब बड़ा होने का समय आ चुका है, तो आप एमओए में इंक्रीमेंट अपडेशन वगैरह करा सकते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो एमओए में काफी सारी चीजें भरनी पड़ती हैं, जैसे काफी सारे क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस का मतलब वही, एक जैसे गूगल फॉर्म होता है ना, तो यहाँ लिखा नेम क्लॉज, मतलब यहाँ लिखा हुआ है नेम, उसमें आपको भरना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ रजिस्टर्ड ऑफिस, वो आपको भरना है। यहाँ लिखा हुआ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव, ये आपको भरना है। तो क्या क्या क्लॉज होते हैं देखो, सबसे पहला नेम क्लॉज। ठीक है, कि कंपनी का नाम क्या होने वाला है वो आप भरो उसमें। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसको हम डोमिसाइल क्लॉज भी बोलते हैं, यानी कि आपका एग्जैक्ट एड्रेस जो कि आप कंपनी के पैन कार्ड पे, हाँ कंपनी का अलग पैन कार्ड होता है, ठीक है, कंपनी के पैन कार्ड पे रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाओगे आप। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की कंपनी क्यों बनाई गई है ये बताइए। लाइबिलिटी क्लॉज कि भाई किसका कितना पैसा लगा हुआ है, कितने डायरेक्टर्स हैं, किसका कितना पैसा लगा हुआ है। कैपिटल क्लॉज कि कितना पैसा आप उठा रहे हो, मैक्सिमम कैपिटल आपकी कितनी होगी। ठीक है, जो कि ऑथराइज कर रहे हो कि हम पैसा जो है शेयर के बदले लेंगे। वापस मैं रिपीट करता हूं, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, आप इसको समय से इंक्रीज करा सकते हो। जैसे हमने रजिस्टर्ड करी भाई 10 लाख की कैपिटल है हमारी, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की लिमिट 10 लाख है, इसका मतलब ये है कि अभी इस कंपनी के लिए शुरू करने के लिए हमने 10 लाख रुपए डाले हैं, जो कि समय के साथ हम इंक्रीज, अगर हमें कहीं फंडिंग वंडिंग लेनी होगी तो हम उसको इंक्रीज बाद में कर देंगे। ठीक है, एसोसिएशन क्लॉज। अब एसोसिएशन क्लॉज का मतलब क्या है कि कंपनी को कम से कम 7 लोग साइन करने चाहिए, वो अपन ने बोला 7 लोग साइन करने चाहिए। अगर पब्लिक लिमिटेड है और प्राइवेट है तो 2 लोग उसके साइन करके चल जाएंगे। ठीक है, तो ये एमओए होता है। इसके अंदर अल्ट्रेशन पॉसिबल है, आप अल्ट्रेशन बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी बदलना है आप बदल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कौन बदलता है इसको, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाइए और आप सब कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं करना पड़ता, आपने जो प्रोफेशनल हायर किया ना उनको दे दो, वो चेंज कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया बाहर का, ये फिक्स है, मतलब इसमें ज्यादा चेंज नहीं, आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना होता है। एक होता है जो इंटरनल मैनेजमेंट खुद रखता है। ठीक है, कि हम कैसे काम करेंगे, कब काम करेंगे, क्या काम करेंगे, उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये रखता है रूल्स रेगुलेशन जो कि मैनेजमेंट को आपके फॉलो करने हैं, यानी कि इंटरनल मामला जितना भी है ना, जैसे आपकी बॉडी के अंदर का मामला जो है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है। एमओए में बाहर कैसे दिख रही है शरीर, ठीक है, ये हाथ दिख रहे हैं, ठीक है, ये मूछे हैं, ये आंखें हैं, ये बाल है, ये हो गया एमओए। जो इंटरनल की बात आती है उसको बोलते हैं एओए, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसमें यह भी होता है कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, मतलब जितने भी आपके डायरेक्टर हैं उनका कंसेंट होता है कि भाई हम मानते हैं कि हमने ये कंपनी शुरू करी है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हम कंपनी को लीगली चला रहे हैं और जो जो हमने लिखा है वो सब हम प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। अब एओए का कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है, ये कंपनी सारी कंपनी अपने हिसाब से पर्सनली इसको मॉडिफाई करके बनाती है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये एमओए हो गया और एओए हो गया। तो भैया पहला काम हो चुका है अपना, प्रमोटरों ने बहुत सारा काम कर लिया है। याद रखो अब तक कहीं पे भी कुछ एक्सटर्नली नहीं हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट अभी बन के रेडी हुए है ना, ये एओए एमओए सब बन गए और मेरे पास है, मैं प्रमोटर हूं, मेरे साथ 2-3 लोग और हैं, हमारे पास है। ठीक है, सीए भी हमने रख ली।
अब अगला काम है आपका, अगला काम क्या है? इनकॉर्पोरेशन, यानी कि गठित करो कंपनी को। कंपनी आप तो गठित कर नहीं सकते, कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार गठित कर रहा होगा, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के थ्रू इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे, फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी और प्रॉपर्ली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो फीस है ये कितनी होती है? अलग अलग होती है, जितनी बड़ी आपकी कैपिटल उतनी बड़ी आपकी फीस होती है। तो बेसिकली जब लोग कंपनी शुरू करते हैं ना, तो कैपिटल को कम रखते हैं ताकि फीस कम भरनी पड़े, जब जरूरत होगी तब देखेंगे। अगर सब कुछ लीगल माना जाए, सब कुछ वैलिड है, सब कुछ सही है, तो जनरली सही हो रहा है क्योंकि आपने प्रोफेशनल्स के थ्रू काम करवाया है, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाता है। एक ऐसा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि भैया इस पर्टिकुलर तारीख को इन पर्टिकुलर डायरेक्टर्स के अंदर ये पर्टिकुलर नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। याद रखो, अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, इसका मतलब है आपकी कंपनी लीगल हो गई है। अब कोई भी बीच में नहीं अड़ंगी कर सकता है, योर कंपनी इज लीगली ऑन पेपर्स। ठीक है, तो जो आपके क्या कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस होगा आपके एरिया का, आपके शहर का या आपके पूरे स्टेट का, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये सब ऑनलाइन हो जाता है आजकल। ठीक है, तो आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, आपको अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है तो मजे ही मजे, टाइम लगता है 10-15 दिन में काम हो जाता है आपका पूरा। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं मिल गया, अब सर क्या करें? थोड़ा नाच लो पहले, मुझे आ गए सर, कंपनी खुल गई अपनी। अब कंपनी खुलने से कुछ नहीं होता है, अगला काम है पैसा। तो अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, यानी कि 2-3 लोग ही हैं जो आपस में कर रहे हैं, तो फिर आपको तो खुद ही का पैसा लगा के शुरू कर दिया आपने। पर अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, यानी कि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आप पब्लिक से पैसा मांग रहे हो, जैसे रिलायंस लिमिटेड है, ठीक है, रिलायंस, आज आपने रिलायंस को पैसा दिया, रिलायंस के शेयर खरीद रहे हो आप, तो आप रिलायंस को पैसा दे रहे हो। ठीक है, तो अगर एक कंपनी बड़ी है और कंपनी पब्लिक से पैसा लेना चाह रही है, तो तीसरा स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए ये पब्लिक लिमिटेड में ही है। अब अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड खोल के बैठे हो और खुद ही के पैसे से शुरू कर रहे हो, तो ये स्टेज नहीं है, इसके बाद चौथा स्टेज आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, पर अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो तीसरा स्टेज है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्योंकि क्या होता है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, अब आप बाजार में आ रहे हो, तो बाजार में आ रहे हो, इन शॉर्ट आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को रिलीज कर रहे हो, तो बहुत सारे अप्रूवल लगते हैं। ठीक है, पहले देखते क्या है। द कंपनी विल नाउ हैव टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक बाय मींस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। कंपनी क्या करेगी, अब उसको चाहिए पैसा। भाई 5-7 लोगों ने अप्रूवल तो दे दिया, अपन ने साइन तो कर दिया, हम डायरेक्टर तो बन गए, पर अब बहुत सारा पैसा चाहिए। प्राइवेट है नहीं, आप पब्लिक हैं, यानी कि जनता से पैसा मांगोगे, तो जनता से पैसा मांगने के लिए आपके पास एक जगह होनी चाहिए जो कि है स्टॉक मार्केट। ठीक है, जहां पर आप लोगों को शेयर दोगे और बदले में पैसा ले रहे हो। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है सर, कैसे मैं शेयर मार्केट में अपने शेयर दूंगा और लोग मुझे पैसे देंगे? तो एक एक करके सारे स्टेप्स को समझते हैं। पहला स्टेप, सेबी अप्रूवल। अब देखो, अगर सब कुछ सही चल रहा है ना, तो आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे। प्रोस्पेक्टस मतलब एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट बनाना तैयार करोगे कि भाई मेरी कंपनी है, मैं पहले इतने बिजनेस कर चुका हूं, फलाना डीम का ये कर लिया, वो कर लिया, और अब जो है मैं बाजार में आ रहा हूं। आजकल क्या करते हैं, तरीके को थोड़ा चेंज कर दिया है। आजकल लोग पहले एक प्राइवेट कंपनी खोलते हैं, जैसे मान लो बोट है, वो भी एक प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट में अपना नाम बना लिया, झंडा सेट कर लिया, उसके बाद वो बोलते हैं अब हमें पब्लिक कंपनी बनना है। पहले प्राइवेट बने, वो जीरो से, पहले जीरो से एक प्राइवेट कंपनी की तरह आगे बढ़े। जब उनको लग गया कि हमारी कंपनी बड़ी हो गई है, वी हैव अ बिग कंपनी नाउ, तो वो क्या करेंगे, वो अब बोलेंगे कि अब हमें पब्लिक कंपनी बनना है, मतलब अब हमें स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदे क्या है सर, एक तो शेयर की फ्लक्चुएशन होती है, मैं पैसा निकाल सकता हूं, पब्लिक मुझे बहुत सारा पैसा दे देती है। ठीक है, तो बोर्ड भी यही काम करेगी। अगर आज बोर्ड को मान लो कि नया स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट करना है, तो उसको भी यही काम करने पड़ेंगे। पहला काम क्या है, सेबी अप्रूवल। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द वॉचडॉग ऑफ सेकेंडरी मार्केट। क्या बोलते हैं इनको, वॉचडॉग। वॉचडॉग का मतलब क्या है, ये पूरा देखते हैं भारत का स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही, किसी के शेयर तो नहीं फ्लक्चुएट हो रहे। तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से आपको अप्रूवल चाहिए होगा। आप सेबी के पास जाओगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाओगे, सेबी देखेगी भाई हाँ ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में ये है, ये नहीं है, कुछ कम ज्यादा होगा तो वो आपको बताएगी, और सब कुछ सही है तो वो आपको अप्रूवल दे देगी कि हमारी तरफ से हरी झंडी है, आप जाके जिस भी स्टॉक मार्केट में अपना शेयर
लिस्ट करना चाहते हैं आप जाके कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपकी कंपनी में कोई झोल जाल हमें नहीं दिख रहा है। चलो मान लेते हैं सेबी ने ओके कर दिया, ठीक है साहब, मजे आ गए, सेबी भी तैयार है। अगला काम है आप प्रोस्पेक्टस फाइल करोगे। प्रोस्पेक्टस एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट समझ लो। अब पब्लिक को थोड़ा ना पता है कि आप कब शेयर बाजार में आ रहे हो, कितना पैसा चाह रहे हो, आपने क्या किया है क्या नहीं किया। तो आप एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, एक एडवर्टाइजमेंट इशू करते हो, जिसमें आप बताते हो पब्लिक को कि हमारी कंपनी इतने समय से चल रही है। अगर आप पुरानी कंपनी को पब्लिक कर रहे हो तो ठीक है, हमारी ये डायरेक्टर्स हैं, हमारा ये प्रोस्पेक्टस है, हमारा ये विजन है, हम इतना पैसा आपसे चाह रहे हैं, वो पूरा का पूरा आप एक एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। ठीक है, आपने पूरा एडवर्टाइजमेंट बना लिया। बनाने के बाद तीसरा काम, आप बैंकर, ब्रोकर और अंडरराइटर्स को अपॉइंट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको अपॉइंट करोगे? बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर। एक बात बताओ, कंपनी की खोलने की बात कर रहे हो, खाता कहाँ है तुम्हारे पास? कंपनी के नाम का खाता आया क्या अब तक? बैंक अकाउंट आया क्या? नहीं आया। अरे पब्लिक अगर तुम्हारे शेयर खरीदेगी तो वो पैसे कहाँ देगी? हवा में 100-100 रुपए लेके थोड़ी ना घूम रहे हो तुम लोग, तुमको पैसे किसी बैंक में लाने पड़ेंगे। तो तुम बैंकर्स को अपॉइंट करोगे। तुम्हारे शेयर कौन बेचेगा? कोई व्यक्ति तो होगा ना बेचेगा, कोई कंपनी होगी, एंजल ब्रोकिंग ग्रो और 5 पैसा और जो भी तुम आप स्टॉक जानते हो, ये लोग बेचेंगे ना। तो तुम्हें ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे कि भैया हम तुम्हें शेयर देंगे, तुम पब्लिक को बेचोगे, वो जो पैसा देगी हमें दे देना। तो आप ब्रोकर अपॉइंट करोगे। आप अंडरराइटर अपॉइंट करोगे। ये बड़े कमाल के लोग होते हैं अंडरराइटर। अंडरराइटर कौन है, ध्यान से समझो। कंपनी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रुको मैं अलग से दिखाता हूं इसको। मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अरे क्या हो गया भाई, मेरे नाराज हो गया तो किसी बात पे नाराज हो गया? ये रुको, अब तो नहीं होगा, ठीक है। अरे भैया नाराज ही चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहां लिख देते हैं। चलेगा भाई, चलेगा, ठीक है, एक मिनट। क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? ये कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। सोच के देखो कि मेरी एक कंपनी है, मैं बाजार में जा रहा हूं 100 करोड़ रुपए पब्लिक से ले लूं। मैंने 10 करोड़ शेयर निकाल दिए। कितने शेयर निकाले? 10 करोड़ शेयर है, 10 रुपए ईच के। पब्लिक को बोला 10 रुपए के शेयर है, आपको खरीदना है तो खरीद लो। टोटल 10 करोड़ शेयर है बाजार में, 100 करोड़ रुपए मैं ले सकता हूं पब्लिक से। मांगने को तो आप कितना भी मांग सकते हो ना। क्या ये कहना गलत होगा कि जब कितना भी मांगने की बात आती है पब्लिक तो वो कंपनी बोलेगी भैया 10,000 करोड़ दे दो, जो आए वो राजी, जो नहीं आए छोड़। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाए, गलत गलत बात है ये, है ना। आप भाई आप देखो आपकी लिमिट कितनी है, आप कितना मांग सकते हो, पब्लिक कितना आप पे भरोसा कर सकती है। और कंपनीज अनलिमिटेड पैसा ना मांगे और कितना पब्लिक से चाहिए ये मांगने से पहले सोचें। इसके लिए सेबी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन लागू किया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहता है कि आपने पब्लिक से जितना पैसा मांगा है उसका 90% आपको विद इन 120 डेज मिल जाना चाहिए, हर हालत में। यानी कि अगर मैंने 100 करोड़ रुपए पब्लिक से मांगे हैं तो एटलीस्ट 90 करोड़ के शेयर मेरे मार्केट में बिक जाने चाहिए। अगर मेरे 90 करोड़ से कम बिकते हैं, मतलब अगर लेस देन 90% मेरे बिकते हैं, लेस देन 90% बिकते हैं, तो मेरे को 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, मतलब 120 + 10। और ये कहा जाएगा कि आपने जिन भी लोगों से पैसे लिए हैं सबको पैसे वापस कर दो, आपकी कंपनी नहीं खुलेगी, क्योंकि आपने ओवर डिमांड कर लिया है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ताकि लोगों के साथ धोखा ना हो। आपने भाई बोले 10,000 करोड़ मांग रहे हैं, 500 करोड़, अरे मेरे को तो 500 चाहिए था, मैंने तो बोल दिया ऐसे 10,000। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ के दिमाग लगाना है कि आपको कितना पैसा मार्केट में चाहिए। सोच के देखो, चलो सर आपने बोल दिया ठीक है 90% मतलब 90 करोड़ दे देंगे। सर मान के चलो 85 ही है, मात्र 5 करोड़ रुपए के लिए मेरी कंपनी बंद हो जाएगी सर। हाँ, तो यहां पर कंपनीज एक समझदारी करती हैं, वो कुछ अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती हैं। किसको? अंडरराइटर्स को। सर ये है अंडरराइटर, नीचे लिखना
अंडरराइटर्स का काम होता है दूर से बैठ के देखना, चुपचाप, अच्छा पब्लिक ने आपके शेयरों में अप्लाई करा है और अगर 90% से कम होता है या 90% से ज्यादा है, मान लो 100 की जगह 95 98 करोड़ आ गए, कोई दिक्कत नहीं, अंडरराइटर चुपचाप सो जाएंगे। अगर 100 की जगह 90 जो आने चाहिए थे 85 ही है, तो इन अंडरराइटर्स को 5 करोड़ के शेयर खरीदने की जिम्मेदारी दी जाए कि भाई ये जो बकाया 5 है ये आप लोग खरीद लो, पेमेंट आपको हो जाएगी, ठीक है, ये बकाया 5 करोड़ आप खरीद लो। ये होते हैं अंडरराइटर्स, जो बेसिकली इनके शॉर्टफॉल जब भी होता है, जब भी आप कंपनी बाजार में डाल रहे हो 90% से कम होता है, तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक आपको लाके छोड़ देते हैं लोग, ठीक है। तो आप पहले अपॉइंट करोगे कि ये कौन लोग होंगे, ये कितना कितना पैसा जो है लेंगे, ठीक है। तो आपने बैंकर्स अपॉइंट करे, अंडरराइटर्स अपॉइंट करे, ब्रोकर्स अपॉइंट करे, इन सबको आपने अपॉइंट करके रख लिया है। एक सवाल आता है कि सर आपने बोला 100 की जगह 90 आ गए, 95 आ गए, 100 की जगह 200 आ गए, तो अभी देखते हैं 100 की जगह 200 आएंगे तो क्या करोगे। आ सकता है, आने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां तक समझ में आ गया आपको, अपन ने अंडरराइटर्स वगैरह रख लिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने आपको समझा ही दिया क्या होता है, अंडरराइटर यहां पर काम आ जाते हैं। अगला काम है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। भारत में बेसिकली 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप जानते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी। ये 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो बड़े हैं भाई, जिनका नाम चल रहा है। आप इनमें से किसी में भी, या और भी स्टॉक एक्सचेंज है, जिस स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं उस स्टॉक एक्सचेंज को एक एप्लीकेशन देंगे। बेसिकली कंपनी सभी में कराती है, ऐसा कोई नहीं है कि भाई मैं एक ही में कराऊंगी, वो सब में ही ओपन अप करा लेती है कंपनी, ठीक है। पर मान के चलते मुझे सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही रजिस्ट्रेशन कराना है, तो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक एप्लीकेशन बना के दूंगा कि ये मेरी कंपनी है, इतने हम डायरेक्टर्स हैं, सेबी से अप्रूवल आ चुका है, अंडरराइटर, ब्रोकर, बैंकर सब कुछ सेट कर दिया है, ये मेरे अंडरराइटर हैं, ये ब्रोकर्स हैं, ये बैंकर्स हैं, आप चेक कर लो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को चेक करेगा, एक दो बार एनालाइज करेगा, सबसे बात करेगा, अगर सब कुछ ओके है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको अप्रूवल देगा और डेट देगा, ठीक है। हम आपको अप्रूव करते हैं, इस पर्टिकुलर तारीख के बाद आप अपने शेयर्स बाजार में रिलीज कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपने शेयर बाजार में डालने के लिए इनसे अप्रूवल ले लिया, लेने के बाद अगला काम है शेयर दे दो, खत्म। शेयर दे दो, बाजार में लोगों को शेयर दो। अब पब्लिक आपके लिए शेयर में अप्लाई करेगी, आप बदले में उनको शेयर दोगे। अब एक चीज समझना, इसमें ना एक थोड़ा सा टाइम फ्रेम होता है। जैसे मान लो कि 1 अप्रैल को आपने बाजार में शेयर रिलीज करे, पब्लिक ने अप्लाई करा, इसका पूरा चैप्टर है आपके अगले क्लास में, 12th क्लास में इश्यू ऑफ शेयर पूरा चैप्टर है, अकाउंट्स में, बिजनेस में नहीं, अकाउंट्स में पूरा इसकी एंट्री करनी होती। तो मान लो 1 अप्रैल को आपने पैसा दिया कंपनी को कि मुझे शेयर चाहिए, कंपनी आपको इंस्टेंट पैसा नहीं देगी, इंस्टेंट शेयर नहीं देगी, वो करीब 7 दिन लगाएगी, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, 7 दिन बाद आपको शेयर अलॉट करेगी। सर 7 दिन तक ये पैसा कंपनी लेके मजे करेगी? नहीं, मजे नहीं करेगी। आजकल पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, आप ही के खाते में वो पैसा ब्लॉक हो जाता है कि भाई ये जैसे मान लो आपने 2000 रुपए के शेयर खरीदे, तो आप इन 2000 रुपए को विड्रॉ नहीं कर सकते, आपके बैंक के खाते में ही पड़े। 7 दिन के बाद कंपनी आपको दे देगी। सर कंपनी 7 दिन क्यों लगाती है, इंस्टेंट दे दे? नहीं, क्यों नहीं दे सकती, इसके पीछे एक लॉजिक है। जैसे अपन ने बोला कि सर 100 की जगह 90 से कम आ गया तो कंपनी बंद हो जाएगी, वैसे अगर 100 से ज्यादा आ गया तो क्या होगा फिर? मान लो कंपनी ने 100 करोड़ के शेयर के लिए बोला कि भाई मुझे चाहिए, अब अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, मान लीजिए 150 करोड़ के शेयर बिक गए। अब सबको पैसे, सबको शेयर नहीं दे सकते क्योंकि भाई मेरे पास शेयर ही इतने, तो इतने नहीं दे सकते। तो इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, 3 दिन तक बोलती है आप पैसे भरते रहो, 3 दिन के बाद रोक देती है, फिर चेक करती है कि भाई कितने आए। अगर ज्यादा आ जाते हैं तो कंपनी उस एक्स्ट्रा 50 करोड़ का बहुत कुछ कर सकती है। पहला तरीका होता है रिजेक्ट कर दे, यही चलता है आजकल, बाकी दोनों तरीके तो पुराने हो गए। रिजेक्ट कर देते, कंपनी एक्स्ट्रा पैसे को रिजेक्ट कर देती है, आपके यहाँ मैसेज आ जाएगा कि सॉरी सर आपको शेयर अलॉट नहीं हुए, आपका पैसा आप ही का है, रखो घर जाओ, ठीक है। सेकंड, कंपनी बोलेगी कि मैं रख लेते, जिसको हम बोलते हैं एडजस्ट करना। मतलब मान लो कि कंपनी ने बोला कि सर मुझे और पैसे की जरूरत, पहले ही बता देते हो आप कि अभी हम आपसे 10 रुपए ले रहे हैं, 5 रुपए की और 4 महीने बाद जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जो बाद में भी आपसे पैसा मांग रही है और आप ओके हो, तो कंपनी बोलती है भाई 50 करोड़ है, कोई एक शेयर तो लेता नहीं, 100 100 200 शेयर तो आप लोगे,
ठीक है, तो भाई ठीक है, आपको 50-60 शेयर दे दिए, बाकी जो 40 शेयरों का पैसा है वो उन 5 रुपए में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एडवांस की तरह रख लेती है। तीसरा काम, इन दोनों का कंपनी चाहे तो कॉम्बिनेशन बना देती। आप बोलो सर कोई तो होगा ना जिसने एक शेयर लिया होगा, वैसे ले नहीं सकते, पर मान लो कि कोई है, तो उसके साथ तो ये एडवांस का खेल होगा नहीं। तो कंपनी कुछ लोगों को रिजेक्ट कर देती है, छोटे छोटे मतलब जो होता है ना 2-4-5 शेयर वाले, उनको रिजेक्ट कर देती है, और जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं उनको बोलती है ठीक है आपके आधे हमने रख लिए, आगे आधे के लिए एडजस्ट कर दिए। ठीक है, तो इसलिए कंपनी टाइम लेती है अलॉटमेंट करने के लिए, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिए, कंपनी की जेब में पैसे आ गए हैं, पब्लिक ने स्टॉक मार्केट में रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब करो। अरे क्या, अरे बिजनेस तो करो भैया, ये तुमने सब कुछ तीन तामड़े कर लिए, सारी सेटिंग बिठा ली, अब तक जो कोर काम है तुम्हारा वो तो किया ही नहीं। तो नेक्स्ट काम है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। द कंपनी अप्लाइज टू रजिस्ट्रार टू इशू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अरे ये क्या है भाई, हाँ, तो रजिस्ट्रार को बोलती कि भैया आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मुझे तो दे दो कि मैं अपना धंधा शुरू कर सकती हूँ, पैसे वैसे आ गए हैं, सारी सेटिंग खत्म हो गई है, तो बेसिकली आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट में मुझे लिख देना, और इसके अलावा किसी और चैप्टर के नोट्स वोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए हो तो ये नंबर लिख लो 7690041256। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पर मैसेज छोड़ देना। ठीक है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा, अपने पास सब कुछ, टेंशन नको, अभी अपन है 11वीं 12वीं CUT सब अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।